नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि दोस्तों आज था आपका 2 अगस्त और 2 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी एसएसएल का एग्जाम था जो कि शुरू हो गया था और सभी शिफ्टों का जो एग्जाम है समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 अगस्त सभी शिफ्टों में आपकी जीके जीएस के पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ पर देंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके प्रीवियस जो आपके एग्जाम हुए होंगे सीजीएल एमटीएस उन सभी एग्जामों में आ चुके होंगे, उनसे ही संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न दोस्तों वो पूछा गया था कि मुंडारी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यह देखिए मुंडारी नृत्य आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो मुंडारी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका झारखंड, ठीक है, तो झारखंड राज्य की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड का प्रमुख नृत्यों में दोस्तों आपका जद्दूर नृत्य आता है, राचा नृत्य आता है, मुंडा नृत्य आता है, छऊ आता है, पाइका आता है, झुमैयर आता है, डोमकच, लहुसवा, झुमटा और फगुआ, ये सभी जो नृत्य दोस्तों आपका झारखंड में ही मनाया जाता है। इसके अलावा झारखंड का लोकप्रिय नृत्य दोस्तों आपका एक है झूमर। ये फसल के मौसम और त्योहारों के दिन प्रदर्शन करता है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाला संगीत वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, नगाड़ा और ढाक और बंसी और शहनाई है। ठीक है, ये जो प्रश्न दोस्तों आपके रहेंगे जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में छूट गए होंगे उन सभी प्रश्नों का आपका मिक्सअप रहेगा। साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से ही आपको आज की पीडीएफ से ही कल 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि अद्वितीय शो को अब तक कितने प्रोफेशनल विंस प्राइज मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 4। ठीक है, लेडीज यूरोपियन टूर 4+2 आपका मिला था। ठीक है, इसके अलावा गोल्फ की खिलाड़ी है आपके अद्वितीय शोक, बेंगलुरु से उन्होंने गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए टोक्यो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आगमन में शिला का जो स्तंभ बना रहता है उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया था। तो उसे दोस्तों आपका कहते हैं स्तूपिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तूपिका हो जाएगा। स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है जो कि विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। स्तूपिका के ऊपर कलश होता है जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द आपका होता है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम किसे कहते हैं, तो गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं। विमान की बात करेंगे तो विमान गर्भगृह के बनी ऊंची संरचना होता है। यह संरचना एक पिरामिड जैसा होता है और इसकी योजना वर्गाकार होता है। तो गोपुरम विमान दोनों को याद रख लीजिएगा, आपके आने वाली शिफ्टों में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन में तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 दिया गया था जो कि दोस्तों आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित था। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित और कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जैसे कि आपका अनुच्छेद 43 है जो कि दोस्तों आपका कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है। ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 भी आपका सहकारी उद्योग से संबंधित है। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो एससी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो नस्लीय पदार्थों का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 बात करेंगे तो गो हत्या पर प्रतिबंध दोस्तों आपका अनुच्छेद 48 लगाता है। ठीक है, तो ये सभी जो अनुच्छेदें हैं ये दोस्तों आपका गांधीवादी सिद्धांतों पर ही आपका क्या है तो आधारित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु जो वेतन दिया जाना है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 39 का डी। ठीक है, अनुच्छेद 39 का डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 39 आपको मालूम होगा ये क्या है तो डीपीएसपी है। अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहता है तो नागरिकों के लिए आजीवन रोजी रोटी का पर्याप्त साधन अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 बी के अंतर्गत आपका राज्यों के संसाधन का समान हित में प्रयोग आपका अनुच्छेद 39 के बी में है। अनुच्छेद 39 के सी में आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन उत्पादन के साधन में कोई बाधा नहीं होगा, यह आपका अनुच्छेद 39 सी बताता है। अनुच्छेद 39 डी की बात करेंगे तो समान काम के लिए समान वेतन, यही आपका आज पूछा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 39 सी मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 ई में किया गया है। 39 एफ में आपका बचपन और युवाओं के शोषण के खिलाफ यह आपका किया गया है तो आपका अनुच्छेद 39 बी एफ में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूरज कुंड मेला। ठीक है, सूरज कुंड मेला दोस्तों आपका कहां पर आयोजित होता है। ठीक है, तो सूरज कुंड जो मेला है फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका
हर साल फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। 2023 में भी आपका आयोजित हुआ था। वो आपका 35वां सूर्यकुंड मेला था, जो कि 3 फरवरी से आपका 19 फरवरी तक आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मेलों को देख लें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अंबुबाची मेला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या कामाख्या मंदिर है कहाँ, तो दोस्तों आपका असम की राजधानी, आपका असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। ये भी प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया था कि अंबुबाची जो मेला है आपका किस जगह किस मंदिर में लगता है, तो कामाख्या मंदिर उसका राइट आंसर था। इसके अलावा चंद्रभागा मेला की बात करेंगे तो झालापाटन में लगता है, जो कि झालावाड़ राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा तिरुसर पूर्णम की बात करेंगे तो वरकनाथ मंदिर में लगता है, जो कि तिरुसर केरल में स्थित है। इसके अलावा अगला बात करेंगे गंगा सागर मेला का, तो गंगा सागर जो मेला है वो दोस्तों कहाँ लगता है, तो आपका गंगा सागर द्वीप पे लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पुष्कर मेला दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे, पुष्कर राजस्थान में लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोषण और जीवन स्तर के लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका अनुच्छेद आपका 47 हो जाएगा। अनुच्छेद 47 क्या है, तो भाग 4 में वर्णित आपका एक आर्टिकल है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 52 नहीं 36 से 51 तक में आपका वर्णित होता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 20 का जो 2 है वो आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 का 2 जो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो कि दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 20 का 2 कहता है, सब क्लोज। इसके अलावा अनुच्छेद 20 का 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 का 1 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय वह अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अगला अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 3 क्या कहता है, तो वह कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो इसका मान दोस्तों आपका 0 होता है। वह बिंदु है जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। न्यूट्रल बिंदु कहलाता है कि यह केवल 2 चुंबकीय स्रोतों की उपस्थिति में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल में पेनल्टी जो मार्क और गोल के बीच की दूरी कितना होता है, तो फुटबॉल में जो पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की जो दूरी होता है वो दोस्तों 12 यार्ड से 11 मीटर होता है। ऑप्शन में आपका 11 मीटर दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। फुटबॉल के मैदान को कहते क्या है, तो फुटबॉल के मैदान को सॉकर फील्ड कहते हैं। इसके अलावा लंबाई बात करेंगे, टच लाइन का लंबाई कितना होता है, तो न्यूनतम 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर। चौड़ाई की बात करेंगे गोल लाइन का, गोल लाइन की चौड़ाई कितना होता है, तो न्यूनतम 45 मीटर, अधिकतम 90 मीटर। इसके अलावा सीनियर फुटबॉल की फील्ड की लंबाई की बात करेंगे तो 105 मीटर लंबा और 68 मीटर आपका चौड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। 26 सितंबर 1942 को स्थापित किया गया था। अभी वर्तमान में डायरेक्टर आपका डॉक्टर N कलासेल्वी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्गन का जो खोज है वो किसने किया था, तो आर्गन की खोज की बात करेंगे तो 1894 में एक स्कॉटिश रसायनक सर विलियम रामसे और एक अंग्रेजी रसायन लॉर्ड रेले ने किया था। तो ऑप्शन में शायद आपका दोनों दिया गया होगा, तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो एक दिया हो गया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन की खोज की बात करेंगे तो 1766 में हुआ था, भौतिकी विज्ञानी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज की बात करेंगे तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की, हीलियम की खोज की। ठीक है, हीलियम की खोज की बात करेंगे तो 1868 में फ्रैंकलैंड और लोकलेयर ने किया था। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम सभी को आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनगणना से पूछा गया था अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्रूड जो बर्थ रेट होता है वो दोस्तों क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित जन्म दर हर साल प्रति 1000 लोगों पर 21.8% शिशुओं को जन्म देता है। तो आपका
21.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एल्कोहल के किण्वन से उत्पाद है जो कि क्या बनता है, तो एल्कोहलिक जो फॉर्मेशन होता है किण्वन जिसे कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आपका खमीर यानी कि ईस्ट, शर्करा यानी कि शुगर को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पादों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहां पर आयोजित हुआ था, तो G20 का जो प्रथम शेरपा बैठक है वो दोस्तों आपका राजस्थान में आयोजित हुआ था। इसके अलावा G20 शेरपा की दूसरी बैठक की पूछा जाएगा तो केरल में आयोजित हुआ था। तीसरी बैठक दोस्तों आपका कहां पर आयोजित हुआ है, तो कर्नाटक में आयोजित हुआ है। इसके अलावा G20 की बात करेंगे तो विकासशील देशों का क्या है, तो एक समूह है। अभी भारत वर्तमान में G20 2023 का भी क्या कर रहा है, तो बैठक की अध्यक्षता भी कर रहा है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी बातें लागू कर सकता है। ऑप्शन में प्रस्तावना दिया गया था, मौलिक कर्तव्य दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया था और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना दोस्तों लिया कहां से गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इस प्रस्तावना की भाषा की जब बात की जाएगी तो ये कहां से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना आप लोग जानते होंगे शुरू कहां से होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, ये आपका प्रस्तावना का लाइन है जो कि दोस्तों आपका एनसीईआरटी के हर एक बुक में प्रथम या सेकंड पेज में आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है, ठीक है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4 के ए में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो तत्कालीन यूएसएसआर, अब दोस्तों रूस हो गया है, उस देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ये जोड़ा कब गया था, 1976 में दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। किसके समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस समय जब जोड़ा गया था 1976 में तो 10 था। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है 6वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के विषय में बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग की बात करेंगे तो भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। और मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। जब मूल संविधान आपका लागू हुआ था उस समय 7 था। एक आपका संपत्ति का अधिकार को आपका 1978 में, ठीक है, 1978 में 40वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाकर आपका विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था, उसे 300 के कम में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसको आप लोग याद करना है। बाकी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप लोग को अभी बताए थे हम कि ये आपका 36 से 51 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है, लिया गया है आपका यूएसएसआर यानी कि आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि जनवरी 2023 तक डीजीसीए का महानिदेशक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों जनवरी 2023 में ही आपकी जो डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो दोस्तों आपके विक्रम देवदत्त जी को बनाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका विक्रम देवदत्त हो जाएंगे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2023 के कुछ प्रमुख नियुक्तियों को देखें जो कि आपके आगामी शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2023 में दोस्तों आपका जनवरी माह में भारत के प्रनेश एम को 16 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा जनवरी में ही मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जनवरी में ही ये आपका फरवरी का करंट अफेयर्स है। फरवरी में दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ बने थे BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ नए बने थे BVR सुब्रमण्यम, इसको भी याद रखिएगा। पहले आपके परमेश्वर अय्यर जी थे। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष बनाए गए थे अरुण सिन्हा को, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सरकार ने 29 जून 2024 तक के भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है SSC जेल में, ठीक है। इसके अलावा 24वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो अजय बंगा को नामित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो अजीत कुमार मोहंती, इसको याद रखिएगा, क्या, अजीत कुमार मोहंती। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के अध्यक्ष आपके रवनीत कौर जी को बनाया गया है, ठीक है, रवनीत कौर जी को बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है, ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जा चुका है। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, तो रवि सिन्हा जी को किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जनवरी से लेकर जून तक जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थे हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि जब भी इनमें से प्रश्न आएंगे आप गलत करके नहीं आ रहे होंगे, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आपका जो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्जाम 39 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम मई जून में 57 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है, और एसएससी सीएसएस का एग्जाम दोस्तों आपका मई में जो हुआ था 2022 वाला, वो दोस्तों तकरीबन 40 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है। इन सभी शिफ्टों का एक कंबाइंड अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, साथ में आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो मात्र 49 रुपये में दोस्तों आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी पे संपर्क कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो या कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा, वहां से जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके होने वाले आगामी किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीएल टायर 2 का एग्जाम होना, जो सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसको होना है, या एमटीएस का होना है, क्योंकि जो प्रश्न है आपके 50% प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो मात्र 49 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, पूछा गया था गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, ठीक है, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पूछा गया था। तो इसका जो आंदोलन का शुरुआत दोस्तों आपका अमेरिका में हुआ था। अगर ईस्वी आपसे पूछा जाएगा तो 1913 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ईस्वी नहीं, आपका जगह का नाम पूछा गया था, मे भी शायद अमेरिका का भी कोई जगह का नाम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर एस्टोनिया हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोनिया ओरेगन में बैठक के लिए दिनांकित किया गया था, तो एस्टोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर संयुक्त अमेरिका का भी नाम पूछा गया होगा तब, ठीक है। 15 जुलाई 1913 को स्थापना हुआ था। इसके अलावा गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन है, जिसके भारत में ब्रिटिश शासन को कार फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा गदर पार्टी के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल, संत बाबा बसाखा सिंह, दादेहर बाबा ज्वाला सिंह और संतोष सिंह और सोहन सिंह भगाना, ये सभी आपका गदर पार्टी के जो आपका स्थापना हुआ था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शायद सैन फ्रांसिस्को भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि जो फ्लैट मनी का उदाहरण है, ठीक है, आपसे 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था इनमें से कौन सा फ्लैट मनी का उदाहरण है, यानी कि कागजी मुद्रा है। जिस विकल्प में दोस्तों आपका 100 रुपये का नोट दिया गया था, 200 रुपये का चेक दिया गया था, 10 रुपये का सिक्का दिया गया था और 20 रुपये का सिक्का दिया गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका 200 रुपये का जो चेक था वो आपका राइट आंसर था। फ्लैट मनी की बात करेंगे तो एक शब्द है जिसका उपयोग कानूनी निविदा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्पित नहीं होता है। इसमें से करेंसी नोट और सिक्के शामिल होते हैं, जो सोने या चांदी जैसे किसी भी भौतिक संपत्ति के द्वारा समर्थित नहीं है। सिर्फ सिक्का और जो आपका नोट होता है वही दोस्तों आपका फ्लैट मनी का उदाहरण होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित किया गया है। एक ऑप्शन दोस्तों आपका संपूर्ण भारत भी दिया गया था, ऑल ओवर इंडिया, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम दोस्तों आपको बताएं तो वर्ष 2018 में पारित हुआ था, जिसको, ठीक है, और उसके बाद उसको विस्तारित भी किया गया था संपूर्ण भारत पर। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है, एसटी का प्रतिशत की बात करेंगे दोस्तों तो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का बात करेंगे तो 14.7% है। इसके अलावा अगर आपसे कम पूछ दिया जाए कम, तो कम दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा, वहाँ पर 2.5% है। इसके अलावा एसटी की जनसंख्या की बात करेंगे, कुल देश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों आपका 8.6% है। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% आपका एसटी का आबादी है, ठीक है। इसके अलावा है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में पंजाब 31.9% में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि एससी। ये तो आपका एसटी हो गया था, ये दोस्तों आपका एससी हो गया, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। उसका जनसंख्या में प्रतिशत पूछेगा सबसे ज़्यादा किस राज्य का है तो पंजाब का है। वहीं पर सबसे कम अगर आपसे पूछ दिया जाए एससी का प्रतिशत तो आपका मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अनुसूचित जाति की संख्या की बात करेंगे, अगर संख्या में पूछा जाए, ये तो आपको प्रतिशत में बताएं, लेकिन अगर संख्या में पूछा जाएगा दोस्तों तो आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। उत्तर प्रदेश में क्या है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का ही है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके अलावा सबसे कम आपका सिक्किम का है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया
कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है जो किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन एक क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा आपका डिफरेंट दिया गया था, आपका जो आंसर हम बताएंगे वो आपका क्वेश्चन में दिया गया था, जो अनुच्छेद 42 था वो आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद जो 42 है दोस्तों आपका काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 42। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 42 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भोजन में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका आयोडीन परीक्षण था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है, स्टार्च की बात करेंगे तो स्टार्च एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है और इसका उपयोग पौधे के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। हम स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। यदि स्टार्च एक खाद्य पदार्थ के रूप में मौजूद होता है तो आयोडीन के घोल में डालने पर यह कौन सा रंग हो जाएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार, तो नीले काले रंग में बदल जाएगा। ठीक है, कौन सा रंग में हो जाएगा, तो नीले काले रंग में दोस्तों आपका बदल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वेयर इज द वाइल्ड एज सेंचुरी। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, जो कच्छ का जो पूरा छोटा रन है उसी दोस्तों आपका भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल के समतल भूमि का एक फीचरहीन विस्तार है जो कि बैट्स के रूप में जाने वाले द्वीपों से मुक्त युक्त है, जो वनस्पति और जीवों के लिए केंद्र है। ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि आपका स्थित कहाँ है, तो गुजरात में है। कच्छ के छोटे रन में गधा घास से ढके समतल विस्तार की ओर आकर्षित होता है जिन्हें वेट्स या द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में अदी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका अदी ट्राइब के द्वारा एक टापू डांस किया जाता है। ठीक है, कौन सा डांस किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका टापू डांस किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका टापू डांस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेट और डांस से संबंधित देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक टापू आपका किया ही जाता है। इसके अलावा बुइया, चालो, वांचो, इसके अलावा पासीखोंग की पोंग, आपका पोपी, एक वार्दो, चाम, ये सभी जो डांस है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ये जो आपका पोंग दिया गया था ये दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था, लेकिन आपका राइट आंसर टापू था। उत्तराखंड की बात करेंगे तो गढ़वाली डांस, कुमायूनी डांस, कंजरी, जोड़ा, रासलीला और चपेली, ये सभी जो डांस है आपका उत्तराखंड में किया जाता है। नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, बम्बू डांस, जेलिंग, इसके अलावा जेंथलिम, इसके अलावा तेमात जेठिन, ये सभी जो डांस है दोस्तों आपका नागालैंड में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जावड़ा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपट्टी, गिरदा डांस, सेलकारी और मांच डांस, ये सभी डांस दोस्तों आपका कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की ओडीआई सीरीज में इंडिया कितने विकेट से जीता था, जो मार्च 2023 में हुआ था। ठीक है, आपको मालूम होगा मार्च 2023 में दोस्तों आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका 3 मैचों का ओडीआई सीरीज खेला गया था। ठीक है, कितने मैचों का खेला गया था, 3 मैचों का खेला गया था। उसमें से जो आपका पहला मैच था आपका भारत ने जीता था। ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया था कि भारत ने जो पहला जो मैच हुआ था आपका कितना विकेट से जीता था। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का जो पहला मैच था वो आपका मुंबई में हुआ था और भारत ने 5 विकेट से जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 5 विकेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो 2 मैच हुआ था भारत बुरी तरह से हार गया था। भारत दोनों मैच के हारते के साथ ही आपका जो वनडे सीरीज था 2-1 से हारा था। ठीक है, 2-1 से हारा था, तो उन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मैच दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई को 10 विकेट से जीतकर सीरीज बराबर की थी। ठीक है, अगर दूसरा मैच पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया जीता था कितने विकेट से, तो 10 विकेट से। देखिए, इसके अलावा इस मैच का निर्णायक यानी कि तीसरा मैच आपका हुआ था चेन्नई के MS चिदंबरम स्टेडियम में ही खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को भी आपका कितने रनों से जीता था, तो 21 रनों से जीता था। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में 2-1 से जीत लिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मार्च 2023 में जो आपका हुआ था ओडीआई सीरीज उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस अभिनेत्री सह नृत्यंगना को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर वाहिदा रहमान। ठीक है, वाहिदा रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहिदा रहमान वाज ऑनर विद द पद्म श्री बाय गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1972, लेटर रिसीविंग द पद्म भूषण इन 2011। ठीक है, तो इनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1972। और पद्म भूषण कब दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था 2011 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत दोस्तों आप लोग को मालूम होगा किसने किया था, अकबर ने किया था। अकबर कौन है, तो
मुगल समाज का एक शक्तिशाली शासक था अकबर। उसी ने दोस्तों आपका मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी और मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसको अकबर ने प्रारंभ किया था और मनसबदारी 1571 में मुगल सम्राट के द्वारा लागू किया गया था। इसको भी अगर याद कर लीजिए, अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए तो अकबर ने इसे सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर संस्थागत बनाया था और सुधार किया था। मुगल प्रशासन में शामिल होने वाले अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका भरत पूजा। ठीक है, एक आपका दिया गया था भरत पूजा। ठीक है, भरत पूजा दोस्तों एक आपका दिया गया था, आपका शायद उत्सव का नाम, फेस्टिवल का नाम दिया गया था, जो कि बोला गया था ये दोस्तों आपका केरल का क्या है, तो आपका एक फेस्टिवल है। तो इसका दूसरा नाम पूछा गया था, किसका नाम पूछा गया था, इसका दूसरा नाम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका ममानकम। ठीक है, ममानकम दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मनाया कब जाता है, तो मिड जनवरी एंड फरवरी में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 22 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक कहाँ मनाया जाता है, तो केरला में मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम भरत पुजारा का दूसरा नाम आपका क्या है, तो ममानकम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। ठीक है, यानी कि पूछा गया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी जो घाट है वो आपका कौन सा पहाड़ी पर जाके मिलता है, मिलन स्थल को बताना था। तो नीलगिरी ऑप्शन में दिया गया था, तो नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी घाट के समांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी समुद्री तट के सहारे फैला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यह मैप भी आप देख सकते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वी घाट है और यहाँ पर दोस्तों आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पर दोस्तों आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ है। तो यहीं पर दोस्तों आपका क्या होता है, दोनों आकर मिलती हैं। तो इसी को दोस्तों आपको राइट आंसर करना था। ठीक है, इसी प्रकार और भी पहाड़ियाँ हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी PDF तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ उस्ताद अली अकबर खां का संबंध है। ठीक है, तो उस्ताद जो अली अकबर खां हैं उनका जो संबंध है दोस्तों आपका सरोद से है। तो इसका राइट आंसर आपका सरोद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए घराना तो दोस्तों आपका मेहर घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो मेहर घराने के भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जिन्हें सरोद वादन में उनके दक्षता के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा संतूर से बात करें तो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में कि किस वाद्य यंत्र से है, तो आपके संतूर से थे। इसके अलावा संतूर से दोस्तों आपके भजन सुपारी जी भी हैं। ठीक है, इसके अलावा सरोद से बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खां है, बुद्धदेव दास गुप्ता हैं। इसके अलावा बहादुर खान, शरण रानी और जरीन एस शर्मा, ये सभी आपके सरोद वादक हैं। इसके अलावा सितार वादक की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिदा परवेश खां हैं, बुद्धदीप मुखर्जी हैं। इसके अलावा अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खां और मुश्ताक अली खां, ये सभी जो आपके वादक हैं वो आपके सितार वादक हैं। सुरबहार से दोस्तों आपके अन्नपूर्णा देवी हैं। सजाद हुसैन है, अन्नपूर्णा देवी के विषय में आपके सीजीएल में भी प्रश्न बन चुका था कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है, उसका राइट आंसर अन्नपूर्णा देवी था। ठीक है, हम वही एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पहले से आ चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया था उससे हूबहू 2 से 3 प्रश्न आपके डायरेक्ट सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, विन से संबंधित प्रश्न की बात, विन वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे तो असद अली खां, जिया मोहिउद्दीन उद खान आपके विन से हो जाएंगे। वीणा की बात करेंगे तो जियामुद्दीन डागर, अयारी श्याम सुंदर, डोरी स्वामी अयंगर, चितुम्बी इमानी शंकर शास्त्री के अलावा धनमल KR स्वामी, सुंदरम बालचंद्रम, ये सभी आपकी वीणा से संबंधित है। उसके अलावा रुद्र वीणा की बात करेंगे तो असद अली खां आपकी रुद्र वीणा से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो दोस्तों पूछा गया था पेलाग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग के विषय में दोस्तों हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में बताया था, जब आपसे बेरी रोग के बारे में पूछा गया था कि पेलाग्रा रोग है आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन कहते हैं और उसकी सतत कमी में शरीर में पेलाग्रा रोग को उत्पन्न करता है और शरीर में रोगों को नियंत्रण देता है। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग के विषय में आप लोग को विश्वास नहीं है तो देख लीजिए फर्स्ट का जो PDF है आपका यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है कि हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, जब आपका बेरी नामक रोग आया था तब। ठीक है, ये बेरी वाला रोग आया था फर्स्ट में पूछा गया था, जिसमें से हम आपको एक पिक दिए थे जिसमें से आपको बताया था कि विटामिन B3 की कमी से आपका क्या होता है, त्वचा का श्वेत होना होता है और मानसिक रूप से मद होना होता है, यानी कि पेलाग्रा रोग। ठीक है,
यहाँ पर आपको पेलाग्रा रोग दोस्तों विटामिन B12 दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से वर्णता होता है, इसके अलावा विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना होता है। इस तरह करके दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि तंजावुर में एक मंदिर स्थित है आपका, तंजावुर में एक आपका कौन सा मंदिर है, तो राजराजेश्वर मंदिर है, ठीक है। वो पूछा गया था कि किस शासक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था किस शासक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन हमको तो स्टूडेंट बताया था कि किस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोई भी पूछा गया हो इसका आंसर आपको मिलने वाला है। अगर आपसे पूछा गया होगा कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि किसने बनवाया था, तो इसे दोस्तों आपका 1003 से 1010 के बीच आपका चोल शासक हुआ करता था, प्रथम राजराज चोल, ठीक है। तो राजराज चोल ने बनवाया था, उनके नाम पर ही राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया था, ठीक है। अगर कहाँ पूछा गया तो तमिलनाडु किसने बनवाया था, तो राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा मंदिर से प्रश्न आपका देखा गया है कि फर्स्ट में पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो मंदिर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लें। तो सूर्य मंदिर जो कि दोस्तों आपका ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं, ये स्थित कहाँ है, तो कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो विश्व विरासत स्थल में शामिल है और पटकल कर्नाटक में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करेंगे तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। सौर मंदिर दोस्तों आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित, ये भी आपका मंदिर है। सोमनाथ मंदिर दोस्तों बात करेंगे गुजरात में आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था मिलान करने के लिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कामाख्या मंदिर दोस्तों आपका गुवाहाटी में है और आपका तिरुपति मंदिर दोस्तों आपका चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मंजू भार्गवी हैं जो कि दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछा गया था, आपका पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है। अगर राज्य पूछा गया होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इनका जो जन्म है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा गया होगा तो आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आपका अगर जन्म स्थान पूछा होगा तो आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल पिच से संबंधित भी कुछ आपके प्रश्न बन देखने को मिला था। शायद स्टूडेंट बताया था कि फुटबॉल पिच की लंबाई पूछा गया था, एक बोला था कि गोल पोस्ट का लंबाई पूछा था। तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, लंबाई पूछा गया था पिच का या गोल पोस्ट का, ठीक है। हम लोग दोनों को देखते हैं। फुटबॉल पिच के मैदान की लंबाई की बात करेंगे तो 110 से 110 सेंटीमीटर आपका इंटरनेशनल मैचों के दौरान होता है। यार्ड में बात करेंगे तो 110 से 120 यार्ड। चौड़ाई की बात करेंगे तो 74 से 75 मीटर यानी कि 70 से 80 यार्ड होता है। अब गोल पोस्ट की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई दोस्तों आपका 7.32 मीटर और आपका चौड़ाई 2.14 मीटर होता है। इसके अलावा फुटबॉल में गोल जो एरिया होता है, गोल करने का एरिया, उसका भी दोस्तों आपका यही आपका होता है। ये शायद मेरे ख्याल से आपका फुटबॉल में गोल एरिया ही पूछा गया था, तो देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका जो आयताकार जो मैदान दिख रहा है वो दोस्तों आपका क्या है, तो फुटबॉल का ही मैदान है। इसका जो लंबाई है आपको यहाँ पर 110 मीटर दिख रहा होगा और चौड़ाई दोस्तों आपका यहाँ पर 74 से 75 मीटर तक दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्या है, तो पेनल्टी आर्क है। ये दोस्तों आपका गोल एरिया है, तो शायद इसी का आपका लंबाई पूछा गया होगा, तो उसको राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये दोस्तों आपका पेनल्टी एरिया है, ये दोस्तों आरंभ का वृत्त है, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपका क्या होता है, मैच है जो कि शुरू होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो योजना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो लाभ है वो दिया जाता है। वो दोस्तों अनुच्छेद आपका 47 के अंतर्गत आता है, तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 जो अनुच्छेद कहता क्या है, तो राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिकी कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट या मातकोपेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भी उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास है जो कि करेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात करेंगे तो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 77th ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है। 77th ग्रैंड मास्टर कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अगर 77 पूछा गया होगा तो आदित्य मित्तल, ठीक है, आदित्य मित्तल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा अभी तक आपके परसेंट तक आपका भारत में 13वां ग्रैंड मास्टर तक बन चुके हैं। तो भारत के 13वां ग्रैंड मास्टर आपके आदित्य एस सावंत है। 78वां आपका कौस्तुभ चटर्जी है। 79 दोस्तों आपका एम परनेस है। ये 80वां आपका विघ्नेश है। 81वां आपका सायन दास है और 82वां आपका व्यू परिणीत है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे, ये दोस्तों आपके विश्वनाथ आनंद जी हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि बस्तर जो दशहरा है वो आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये आपका एसएससी सीजीएल में भी हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ था और ये दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। अगर नेक्स्ट पे पूछ दिया जाए कि बस्तर जो दशहरा है कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 75 दिन हो जाएगा। ये 75 दिनों के लिए, जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू बिल विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का क्या है, तो पहला राज्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिन हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को पहले आपका नरेगा के नाम से जाना जाता था, फिर 2009 में दोस्तों इसमें आपका महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया, तब से आपका मनरेगा के रूप में जाना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को आपका लागू किया गया था, लेकिन अधिनियम कब आया था, अगर ये पूछ दिया जाए तो 23 अगस्त 2005 को आपका ये अधिनियम जो कि आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरआर है जो कि कौन निर्धारित करता है। अगर आपसे पूछा गया होगा सीआरआर कौन निर्धारित करता है, तो भारत में जो नगद आरक्षित अनुपात होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, वो दोस्तों आपका सीआरआर मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीआरआर रखता बैंक जो है रखता किसके पास है, तो ये दोस्तों आपका आरबीआई के पास रखता है। अब आप बोलिएगा सीआरआर है क्या, तो दोस्तों सीआरआर वो न्यूनतम राशि है जो कि दोस्तों आपका कोई भी बैंक, ठीक है, वाणिज्य बैंक, जितने भी आपके भारत में बैंक है सभी बैंक वाणिज्य बैंक ही हैं। ठीक है, तो वाणिज्य बैंक मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को दोस्तों आपको सीआरआर रखना है, मतलब कि एक न्यूनतम राशि है जो कि आरबीआई बैंक के पास रखना है, वही दोस्तों आपका सीआरआर होता है। निर्धारित आपका मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है, आपका आरबीआई के पास ये सीआरआर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिस्मा इंटरनेशनल शतरंज का खिताब है जो कि किसने जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक अपराध के लिए अपराध कर दे तो वो दोबारा फिर से अपराध करता है तो उसे दोनों अपराध की सजा मिलती है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। इस तरह का कोई आपका लैंग्वेज दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अनुच्छेद जो 22 है आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वुमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए इसमें आपका स्टूडेंट तो बार बार हम पूछें कि कोई खेल का नाम दिया गया था क्या, तो स्टूडेंट बता नहीं पाए कि खेल का नाम था कि नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ है। स्टूडेंट तो आपको मीराबाई चानू कह रहे थे कि ऑप्शन में था, तो मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, उसमें दोस्तों आपका भारत की तरफ से स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अगर राष्ट्रमंडल खेल 2022 था तो आपका मीराबाई चानू ही राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला की बात करेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 2000 सिडनी ओलंपिक में आपका भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला है। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें भी रजत पदक जीतने वाली, मतलब ओलंपिक में पदक जीतने वाली, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, जो कि रजत पदक जीती थी वेट लिफ्टिंग में ही। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंधित नहीं है। 4 नाम दिए गए थे, जिसमें से एक नाम आपका श्रेया घोषाल जी का था जो कि नृत्य से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो आपका ये सिंगर यानी कि गायन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये गायक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सलवुड, सागौन और नीम और शीशम के लिए कितना रेन की आवश्यकता होता है, सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होता है। तो ये दोस्तों आपका उन क्षेत्रों में फैला होता है जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो 70 से 200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए किस प्रकार के वनों में ये सभी जो आपके प्रकार पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये दोस्तों पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि पंडित शिव कुमार वर्मा है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पंडित शिव कुमार वर्मा इज एसोसिएटेड विद द विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका वो था आपका संतूर। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुका था। अभी हाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आपका आ चुका था कि पंडित शिव कुमार वर्मा किस वाद्य से संबंधित है, तो संतूर से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे तो 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपसे घराना पूछ दिया जाए तो उनको घराना भी याद रखिएगा। बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ये भी आपके कहाँ से संबंधित है, तो बनारस घराने से ही संबंधित है। ठीक है, अभी हम कुछ नाम आपको देंगे जो कि आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है,
कौन कौन से हैं? पहला तो आपका उपवलु श्रीनिवास, ये आपका एसएससी सीजीएल में 2 से 3 बार पूछा गया है कि उपलापू श्रीनिवास है, जो कि आपका किस अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, आपका एग्जाम में यू श्रीनिवास आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सरंगी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके सितार वादक हैं, सितार वादक याद रखिएगा। इसके अलावा असद अली खां, ये भी प्रश्न आपसे 3 से 4 बार आपका रिपीट हुआ था एसएससी सीजीएल में। ठीक है, ये आपका वीणा से संबंधित है। उस्ताद सुल्तान खां की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका सरंगी से संबंधित है। अगर उस्ताद जाकिर हुसैन, ये इनका बात करेंगे तो आपका तबला से, और हरि 50 रसिया दोस्तों बांसुरी वादक है। ठीक है, इतना नाम अभी तक आप याद रख लीजिए। इन्हीं में से आपका एक प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग भी और भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे प्रश्न बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था बंधन बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है, लिखा हुआ था वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द बंधन बैंक लोकेटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका कोलकाता था। कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। और स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना दोस्तों 23 अगस्त 2015 को हुआ था। ठीक है, स्थापना भी याद रख लीजिएगा, इसे पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी 23 अगस्त 2015 को दोस्तों आपका इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें और उसके हेड क्वार्टर को देखें तो देखिए मुंबई में जो बैंक दोस्तों आप मुंबई में जिसका हेड क्वार्टर स्थित है, एक तो मुंबई में दोस्तों आपका SBI का हेड क्वार्टर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यूनियन बैंक, आइडिया बैंक और आपका देना बैंक। ठीक है, हालांकि देना बैंक और विजय बैंक दोनों का मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो मुंबई में दोस्तों आपका इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा न्यू दिल्ली में बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, BNB और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सभी आपका न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। कोलकाता में यूको बैंक हो गया। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक जो कि दोस्तों मर्ज होकर आपका इंडियन बैंक हो गया है अब। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सभी का क्वार्टर दोस्तों आपका कहाँ है तो कोलकाता में है। इसके अलावा बंधन बैंक का भी हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है तो दोस्तों आपका कोलकाता में ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बहुत ही इजी प्रश्न, बार बार रिपीटेड प्रश्न था ये भी, कि रुक्मणी अनुले देवी को 1956 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था। हालांकि आपका पद्म पुरस्कार भी क्वेश्चन में आपका क्या था, सम्मिलित था। ठीक है, तो विच अवार्ड वाज गिवन टू रुक्मणी अनुले देवी इन 1956। ठीक है, तो 1956 में दोस्तों इन्हें कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे रुक्मणी देवी अनुले का, तो ये दोस्तों आपके बता दें कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन सी है, तो आपका रुक्मणी देवी अनुले हो जाएगा। ये किस वर्ष हुई थी तो 1952 में दोस्तों आपका हुई थी। ठीक है, इसके अलावा ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, तो ये दोस्तों आपका भारतीय कला के भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। किस शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिस प्रकार आपको याद होगा आपका शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में 8 है, उस प्रकार तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, मोनियट्टम और कथकली आपका केरल का है, सतरिया दोस्तों असम का है, बाकी उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, इस तरह से करके आपको भी याद रखना है ताकि एक प्रश्न भी न छूटे। इसके अलावा कला क्षेत्र फाउंडेशन अड्यार की स्थापना चेन्नई में इन्होंने किया था। रुक्मणी देवी अनुले ने 1952 में राज्यसभा के सदस्य रूप में नामांकित हुई थी और 1956 में पुनः नामांकित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 के गूगल डूडल में उन्हें चित्रित किया है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अष्टक नियम कब आया था, यानी कि व्हेन डिड द ऑक्टल रूल कम अबाउट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। 1865 भी कभी कभी दिया जाता है और 1866 भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था बताइएगा, 1866 दिया गया था या 1865 दिया गया था, लेकिन इन दोनों में से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अष्टक का जो नियम है दिया किसने था, तो आपका रसायन वैज्ञानिक था J.R. न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, J.R. न्यूलैंड ने दिया था। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है केवल कहाँ तक आपका लागू होता है, तो आपका कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, इसके दोस्तों अलावा बात कर लें आवर्त सारणी का, जो मेंडलिन ने आवर्त सारणी दिया था वो दोस्तों किस वर्ष दिया था, ये भी प्रश्न आपका बार बार बन चुका था एसएससी सीजीएल में। तो आवर्त सारणी जो दोस्तों मेंडलिन ने दिया था वो दोस्तों 1869 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1869 ईस्वी में दिया था मेंडलिफ ने। मेंडलिफ कौन था, तो रूसी रसायन शास्त्री वैज्ञानिक था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विधवा पुनः विवाह महासंघ की स्थापना है जो कि किसने किया था, यानी कि हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज फेडरेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित इसका आपका राइट आंसर था। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनः विवाह संघ की
स्थापना किया था। इसके स्थान की बात करेंगे, आपका मुंबई में हुआ था, स्थापित 1853 में हुआ था। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिराव फुल्ले ने किया था। कब किया था 24 सितंबर 1873 को। इसके अलावा आत्मीय सभा की बात करेंगे तो दोस्तों राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था। अगर आर्य समाज आपसे पूछ दिया जाए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, इस तरह करके आपको सभी आपके जो समाज हैं उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है वो आपका किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो आर्टिकल जो 23 है दोस्तों आपका मानव तस्करी एवं बलात्कार श्रम का निषेध करता है और उसी से संबंधित आपका ये अनुच्छेद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में टोटल दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार में से एक आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, 6 मौलिक अधिकारों में से एक आपका ये भी मौलिक अधिकार है, जिसमें से अनुच्छेद 23 आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो वो क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो मतलब 21 वर्ष के कम बच्चे को, ठीक है, तो आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में रोजगार में आपका नहीं लगाया जा सकता है, ये आपका अनुच्छेद 24 कहता है। वर्तमान में जो 6 आपके क्या थे मौलिक अधिकार है, उनमें से एक आपका मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। और आपको ज्ञान के लिए बता दें कि जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। एक मौलिक अधिकार आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया था और उसको 300 के क में हस्तांतरित कर दिया गया था आर्टिकल, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप किसे दिया गया था, हु वाज गिवन द ऑरेंज कप इन आईपीएल 2023। ठीक है, तो ऑरेंज कप के विषय में बता दें आपको कि ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिस खिलाड़ी ने पूरे आईपीएल में, ठीक है, पूरे आईपीएल कहें तो 23 का आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन मारा हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रन आपका मारा था वो दोस्तों आपका शुभमन गिल ने मारा था। ठीक है, शुभमन गिल आपका ऑरेंज कप विजेता था। ये दोस्तों आपका किस टीम का था, तो गुजरात जायंट्स का था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मोहम्मद शमी को दोस्तों पर्पल कैप मिला था। पर्पल कैप अब किसे मिलता है, तो पर्पल कैप उसे मिलता है जो कि पूरे सीजन में सर्वाधिक विकेट लेता है। ठीक है, तो मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप जीता था, ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीता था। दोनों खिलाड़ी आपका गुजरात जायंट्स के ही थे। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, तो दोस्तों आपका फाफ डू प्लेसिस हो जाएंगे जो कि बेंगलुरु के थे। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल 2023 के कुछ हम लोग प्रमुख बिंदुओं को देखें तो आईपीएल 2023 दोस्तों आपका हुआ कहाँ पर था, तो ये दोस्तों आपका भारत में ही आयोजित हुआ था। इसके अलावा विजेता कौन बना था, तो विजेता दोस्तों आपको बना था चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जिसे आप लोग सीएसके के नाम से जानते हैं। और उप विजेता कौन बना था, तो उप विजेता बना था दोस्तों आपका गुजरात जायंट्स। ठीक है, गुजरात जायंट्स उप विजेता बना था। सीएसके के कप्तान तो आप लोग जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी, और गुजरात जायंट्स के कप्तान आपके कौन थे, तो हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको इतना फैक्ट आईपीएल 2023 से याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। एक बार और याद रख लीजिएगा कि आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो पहला संस्करण दोस्तों आपका 2008 ईस्वी में खेला गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में कोई शायद आपका एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ एशियम का, उसमें पूछा गया था कि आईपीएल जब शुरू हुआ था पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष दोस्तों आपके ललित मोदी थे। ठीक है, ललित मोदी दोस्तों आपके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरुण कुमार धूमल। ठीक है, अरुण कुमार धूमल दोस्तों अभी वर्तमान में क्या है, तो अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको पीडीएफ में नहीं मिलती हैं, पीडीएफ में तो वही मिलती हैं जो उसमें लिखा जाता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के फेर में ज़्यादा मत रहिएगा और वीडियो को हमेशा वॉच करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2023 में किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड विच ट्राइब इन एसटी इन 2023। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने दोस्तों आपका एक गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति है, उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश का गोंड जनजाति को आपका एसटी का दर्जा दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में ही दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने का प्रस्ताव किया है। पहले ही दोस्तों आपका एससी में था, अब हो गया आपके एसटी में हो गया है। इसके अलावा इसमें गोंड समुदाय की 5 उप श्रेणियां भी हैं, जैसे कि धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, तो देखिए कमर्शियल क्रॉप तो कौन है उसको तुम लोग देखेंगे ही। बैगन, कपास आपके ऑप्शन में दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका कपास था, लेकिन हम लोग देख लें कि व्यावसायिक फसल कहते किसको हैं। तो इससे अगर आपके और भी शिफ्टों में अगर आपसे प्रश्न आएंगे तो दोस्तों आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो व्यावसायिक फसल देखिए किसे कहते हैं दोस्तों, एक कृषि फसल है जो कि लाभ से बेचने के लिए उगाई जाती है, उसे व्यावसायिक फसल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों आपका कपास दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। कपास के अलावा जूट भी एक आपका व्यावसायिक फसल है, जूट के अलावा आपका गन्ना भी क्या है, तो भारत का ही प्रमुख व्यावसायिक फसल है। तो कपास, जूट और गन्ना को आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो गेहूं उगता है, चावल उगता है, मक्का उगता है, वो आपका व्यावसायिक फसल नहीं, प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक फसल की बात करेंगे तो ये फसल विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थिति में खाद्य फसल क्रम में ही उगाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि एल्युमिनियम संयंत्र सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है। ठीक है, यानी कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्युमिनियम प्लांट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। उड़ीसा की बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, और बॉक्साइट है जो कि दोस्तों आपका एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, उड़ीसा में भारत के बॉक्साइट के 50% से अधिक क्या होता है, संसाधन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, और 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको राज्य से उसको मिलान करना था, जिसमें से एक ऑप्शन आपका नौका दौर का दिया गया था। ठीक है, तो नौका दौर को जो मिलान करना था ये दोस्तों आपका केरल से मिलान करना था। ठीक है, नौका दौर की बात करेंगे तो ये आपका केरल का फसल उत्सव है, और राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में दोस्तों इसको क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है। ठीक है, तो नौका दौर दोस्तों आपका केरल से मिलान करना था। एक आपका सोमनाथ मंदिर भी दिया गया था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को आपको गुजरात में मिलान करना था। सोमनाथ मंदिर के विषय में आप लोग को मालूम होगा, जो आपका एक आक्रमण करता था महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में इसे बहुत बुरी तरह से लूटा था, लूट के अपने जो धन है अपने वापस ले गया था जहां से ये आपका आया था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को गुजरात से मिलान करना था। ये 2 ऑप्शन तो मिल चुके थे, लेकिन 2 ऑप्शन और नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो 2 ऑप्शन है वो एक ऑप्शन आपका पोंगल होगा, जो कि दोस्तों आपको तमिलनाडु से मिलान करना था। ठीक है, अगर पोंगल नहीं भी होगा तो आपको याद कर लेना है कि पोंगल किस से संबंधित है, तो तमिलनाडु से है। इसके अलावा बिहू की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका असम राज्य से संबंधित है। बिहू की बात करेंगे तो एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ये भी दोस्तों आपका एसएससी सीरीज में पूछा गया था। काटी बिहू, माघ बिहू, इस प्रकार करके एक साल में 3 बार मनाया जाने वाला जो पर्व है असम का, वो दोस्तों आपका बिहू ही है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो अभी आपको बताए थे सतरिया। ठीक है, सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, और सतरिया नृत्य के जो संस्थापक हैं श्रीमंत शंकर देव हैं। ठीक है, कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव जी सतरिया नृत्य के संस्थापक है। इसके अलावा भरतनाट्यम से बात कर लेंगे तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द आया है केरल राज्य, तो यहाँ से दोस्तों अभी आपको बताए थे कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका यहाँ का है। तो 1, 2, 3, 4 तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बाकी ऊपर भी हम लोग किए थे, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेरी जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय विच विटामिन, शायद आपसे पूछा गया हो, तो विटामिन दोस्तों आपका विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन जो बी होता है उससे कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग आपका विश्व में 2 प्रकार से होता है, एक आपका गीला, दूसरा आपका सूखा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो
ये दोस्तों आपका आयरन कमी से होता है। आयोडीन की कमी से अगर आपसे पूछ दिया जाए तो थायराइड दोस्तों आपका आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड इजाफा, गोइटर, प्रजनन दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, मानसिक मंदता, ये सभी आपका आयोडीन की कमी से होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो वो अंधता आपका विटामिन ए की कमी से होता है, या जीरोफ्थेल्मिया भी कहते हैं इसको। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन B12 की कमी से पेलार्गा या 4D सिंड्रोम, विटामिन B3 कमी से त्वचा का स्फुरित होना, मानसिक रूप से मंद होना। ये दोस्तों आपका विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B11 इस हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी और मसूरों का सूजन आपके विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कम प्रजनन क्षमता होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना होता है। बाकी रासायनिक नाम को भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, ऐसे तो कम पूछा जाता है, लेकिन हो सके आपका इस बार क्या है वैकेंसी कम है तो कट ऑफ को बढ़ाने के लिए पूछा भी जा सकता है। एक बार आप लोग इसे एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपका कंफर्म नहीं है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर आपसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को द्वारा ही बताया गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था, अगर ये आपसे पूछा गया हो तो 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये आपका बनाया गया था, ठीक है, बनवाया गया था। इसके अलावा कोणार्क दोस्तों पड़ता कहाँ है तो अभी आपको बताए थे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में दोस्तों आपका कोणार्क जो मंदिर स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 40 डिग्री और किसके बीच होता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया हो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 40 डिग्री और किसके बीच होता है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 770, ठीक है, 770 ऑप्शन में दिया गया था। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया आपका कि 1909 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों आपको किसे मिला था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1909 में ब्रोन ने वायरलेस टेलीग्राफी के लिए विकास में योगदान के लिए मार्कोनी के साथ भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में शायद आपको मार्कोनी दिया होगा या आपको ब्रोन दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद रखने की जरूरत है, जो कि दोस्तों आपका भारतीय हैं या तो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है। तो पहला आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनको दोस्तों भी नोबेल पुरस्कार मिला है आपका 1913 ईस्वी में साहित्य में गीतांजलि की रचना के लिए, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें कि नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बात करेंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का, तो इनको दोस्तों 1930 में आपके भौतिकी के लिए ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हरगोविंद खुराना की बात करेंगे तो इनको दोस्तों 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मदर टेरेसा की बात करेंगे तो 1989 में शांति के लिए दोस्तों आपको इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ में प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्हें कि नोबेल मिला था। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की बात करेंगे तो इनको 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तब उसी वर्ष आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो उनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुआ था वो आपका 1968 में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा वी.एस. न्यायपाल जी को दिया गया था 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामाकृष्णन जी को दिया गया था 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी जी को भी दिया गया है 2014 में शांति के लिए, ठीक है। तो इतना को आप लोग याद रख लीजिएगा, हो सके तो नेक्स्ट में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों या तो ये भारतीय हैं या तो भारतीय मूल के हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उन सभी को हमने आपके साथ साझा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी हो जाती है तो इससे क्या होगा। तो आंसर दोस्तों आपका होगा कि एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी से धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी और इस प्रकार जो निवेश होगा उसमें वृद्धि होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों आपको क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, बाद में और प्रश्न मिलेंगे तो हमारा एक और वीडियो दोस्तों आएगा, उसमें दोस्तों आपको सारा प्रश्न आपको उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपका SSC CHSL एग्जाम से जुड़े तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बाद बाकी अगर आप SSC 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका PDF लेना चाहते हैं तो मात्र
₹49 में आपको मिलेगा। ₹49 में क्या क्या मिलने वाला है, तो एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हुआ है 39 शिफ्टों का, उसका पीडीएफ मिलेगा। साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, ठीक है, आएंगे वो रहेंगे। एसएससी एमटीएस में आपका 57 शिफ्टों का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एसएससी सीएचएसएल 2022 का आपका 40 शिफ्टों में तकरीबन एग्जाम कंडक्ट हुआ है। सभी का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ रहेंगे। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। 2 नंबर आपके पास दिया गया है, जिस पर आपको अच्छा लगे उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मात्र ₹49 के न्यूनतम शुल्क पर। आज सिंगल पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा तो मात्र ₹25 में कोई भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाद बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।